गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब। मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके बीच में अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर। और आज है 18th ऑफ मार्च और आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने सुबह के थॉट के साथ में। व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आज है वही सबसे बड़ा मौका है। यानी अगर आप मौके के इंतजार में बैठे हुए हैं कि मौका आएगा तब हम ये काम करेंगे, उस बात को बंद करिए। और जो आज है वही मौका है और वही सबसे बड़ा मौका है और उसी बड़े मौके को, आज के मौके का इस्तेमाल करिए और अपने काम पर लग जाइए, फोकस हो जाइए और जो भी आपने सोचा है उसको प्राप्त कर लीजिए। इसी विचार के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे आयुध निर्माण दिवस के बारे में, जो हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन पर यानी 18 मार्च 1802 को ही सबसे पहला कारखाना लगाया गया था आयुध निर्माण के लिए कोलकाता के कोसीपुर में। और इसी दिन से ही हर साल 1802 को ये डिसाइड कर दिया गया था कि आयुध निर्माण दिवस मनाया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा घोषणा करी गई थी और ये बोला गया था कि हर साल 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे सेलिब्रेट करा जाएगा। इसके पीछे का जो मोटिव था वो था कि समाज को जो ये बंदूकें, राइफल, गोला बारूद है, तोप खाने हैं, उनके महत्व को बताना और लोगों को जागरूकता प्रदान करना ऑर्डिनेंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो आयुध निर्माण बोर्ड है यानी OFB है, वो भारत का सबसे बड़ा बोर्ड है और साथ में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बोर्ड है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रूप में काम करता है और पूरी दुनिया का 37वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता एक कंपनी है। और साथ में आपको बता दें कि इसको जो है रक्षा की चौथी शाखा कहा जाता है और साथ में ही सशस्त्र बलों के पीछे का जो बल कहा जाता है, क्योंकि सेना कैसे काम करेगी, सेना के पास जब हथियार होगा तभी वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर पाएगी। तो इसीलिए सशस्त्र बलों के पीछे का बल भी कहा जाता है और ये जो है रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत काम करता है। OFB की स्थापना 1775 में करी गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता के आयुध भवन में हमें देखने को मिलेगा। OFB के तहत 41 आयुध कारखाने, 9 प्रशिक्षण संस्थान और 3 क्षेत्रीय विपणन केंद्र और 5 क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रक शामिल हैं और ये जो है पूरे भारत में फैले हुए हैं। अब हम बात करेंगे विश्व नींद दिवस के बारे में, जो इस बार 17 मार्च को मनाया गया है। क्योंकि जो विषु होता है उसके पहला जो शुक्रवार होता है, विषु के पहले का जो शुक्रवार होता है, फ्राइडे होता है, उस दिन मनाया जाता है। विषु का मतलब होता है वो दिन जब दिन और रात दोनों क्या हो, बराबर हो। तो इस बार 17 मार्च को दिन और रात बराबर थे, इसलिए इस दिन को वर्ल्ड स्लीप डे के रूप में मनाया गया है। और वर्ल्ड स्लीप डे कमेटी ऑफ द वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी के द्वारा ये डे मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है 2023 की, वो क्या है, तो स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ, इस थीम के साथ मनाया जाएगा। पहली बार 2008 में इसको मनाया गया था और विश्व नींद दिवस का उद्देश्य ही ये है कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद की जरूरत है, तो इसके लिए लोगों को जागरूकता प्रदान करी जाए। अब हम बात करेंगे के कृतिवासन के बारे में, जिनको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का CEO नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये जगह ले रहे हैं राजेश गोपीनाथन जी की। और इन्होंने 16 मार्च को अपना जो कार्यभार है वो संभाल लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि ये 5वें नंबर के CEO नियुक्त किए गए हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के तरफ से। जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो IT सेवा, परामर्श तथा व्यवसाय समाधान उपलब्ध कराने वाला एक संगठन है। और साथ ही जो TCS, IT, BPO, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस सेवाओं के लिए परामर्श आधारित जो एकीकृत पोर्टफोलियो को पेश करने का भी काम इसका है। साथ में ही ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट आई थी, तो उसके मुताबिक ये बताया गया है कि 12 महीने में TCS की जो ब्रांड वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये बढ़कर 16.786 अरब डॉलर के पास पहुंच गई है। साथ ही आपको बता दें कि पूरी दुनिया में IT सर्विस सेक्टर में टाटा कंसल्टेंसी दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बनकर उभर कर सामने आई है। और साथ ही ये जो है नेशनल स्टॉक
एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ में सूचीबद्ध भी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दीपक मोहंती जी के बारे में, जिनको PFRDA अध्यक्ष और ममता शंकर को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अब डिटेल देख लेते हैं क्या है। देखो, भारत सरकार ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में दीपक मोहंती जी को नियुक्त किया है। ठीक है, जो सुप्रतिम बंदोपाध्याय की जगह लेंगे। और साथ में आपको बता दें कि जो मोहंती हैं, दीपक मोहंती, वो भारतीय रिजर्व बैंक के CEO के रूप में कार्य कर चुके हैं और साथ में PFRDA के सदस्य के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। ममता शंकर को 3 वर्ष के लिए जो है नए पूर्ण सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अर्थशास्त्र के फील्ड में इनको नियुक्त किया गया है PFRDA में। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA की स्थापना 2003 में करी गई थी, जिसका उद्देश्य है कि भारत में जो पेंशन उद्योग है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, जो भी उसके प्रारूप है उसको कैसे लागू कराया जाए पूरे देश में। तो इसके लिए इसकी स्थापना करी गई थी। और साथ में ही आपको बता दें कि पहले सिर्फ ये सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा प्रदान करता था, लेकिन बाद में जाकर ये प्राइवेट कर्मचारियों के साथ साथ जो NRIs हैं उनके लिए, या जिनका अपना खुद का बिजनेस है, उनके लिए सेवाएं प्रदान करने का काम PFRDA करता है। और साथ में ही 2013 में PFRDA के द्वारा अटल पेंशन योजना शुरू करी गई थी, जो असंगठित क्षेत्र है उसमें काम करने वाले श्रमिकों के लिए है। और इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन सिस्टम योजना के तहत कुल संपत्ति 4 मार्च को ये डिसाइड करी गई 2023 को कि इसके पास जो कुल संपत्ति है वो 8.81 लाख करोड़ रुपए थी। अब हम बात कर रहे हैं एरिक गारसेटी जी के बारे में, जिनके बारे में हमने भी कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि इनको भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त करने की बात करी गई है। और अब इनको ऑफिशियली क्या करा गया है, नियुक्त कर दिया गया है एरिक गारसेटी को भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के तरफ से राजदूत के रूप में। अच्छा, अगर हम अमेरिकी सीनेट का फॉर्मेट देखते हैं तो जैसे इसको समझने के लिए देखो, हम अपनी राज्यसभा को ले लेते हैं और अपनी लोकसभा को ले लेते हैं, उससे हम काफी अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो देखो, संयुक्त राज्य सीनेट अमेरिकी कांग्रेस की जो ऊपरी प्रतिनिधि सभा, कौन सी सभा है, ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। जैसे हमारे देश में राज्यसभा है, वैसे ही जो संयुक्त राज्य सीनेट अमेरिकी कांग्रेस जो है ऊपरी प्रतिनिधि सभा के रूप में काम करती है वहां पर। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस है, वो हमारे देश की जो लोकसभा है उसकी तरह, यानी निचली प्रतिनिधि सभा के रूप में काम करती है। ठीक है। अच्छा, 100 सीनेटर हैं। जो संयुक्त राज्य सीनेट अमेरिकी की जो ऊपरी प्रतिनिधि सभा है उसमें 100 सीनेटर हैं और प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि यानी 2 सीनेटर चुनकर जाते हैं। और जिनका जो कार्यकाल है वो कितने दिन का होता है, तो 6 साल का कार्यकाल होता है। जो ये सीनेट है वो स्पेशली किन चीजों पर, किन बातों पर काम करती है वो भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का काम करती है, महाभियोग के निर्णय लेती है, राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती है उसकी पुष्टि करती है, और विदेशी राज्यों के पास के साथ जो संधियां करी जाती है उसकी भी पुष्टि करी जाती है अमेरिकी सीनेट के द्वारा। हमारे केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में, लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है और इसको ये धीरे धीरे इस पर काम कर रहा है और 2 चरणों में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। और इसमें क्या किया गया है, तो पहला लक्ष्य ये है कि दिसंबर 2023 तक जितनी भी ट्रेनें हैं उनको इलेक्ट्रिक कर दिया जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक माध्यम से ट्रेनों को चलाया जाए दिसंबर 2023 तक। और उसके बाद ये भी उनके द्वारा बोला गया है कि 2030 तक का मुख्य रूप से गैर नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ट्रेनों और स्टेशनों को बिजली प्रदान किया जाएगा। यानी जो गैर नवीकरणीय साधन है, जैसे कि पवन ऊर्जा से, सौर संयंत्रों के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उसके माध्यम से ही इन ट्रेनों को चलाया जाएगा, ऐसी बात कही गई है उनके द्वारा। अच्छा, ये भी कहा गया कि 2029-30 तक रेलवे को जो है ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी कितनी, तो 8200 मेगावाट की जरूरत पड़ेगी। और साथ में उन्होंने ये बताया कि 147 जो मेगावाट है वो सौर संयंत्र लगाए जाएंगे, उससे मिलेगा। और
पवन ऊर्जा से 103 मेगावाट जो है ऊर्जा मिलेगी, जिससे जो भी जरूरतें हैं, जितनी भी बिजली की जरूरतें हैं वो सारी मिल जाएंगी रेलवे को। इस तरीके की बात करी गई। और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का महत्व ये है कि जो इकोसिस्टम है उसको हरित बनाए रखने के लिए कार्बन के उत्सर्जन को लगभग 33% तक कम करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। और इसीलिए जो है रेलवे के द्वारा ये बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब हम बात करें क्रिसिल के बारे में। क्रिसिल ने एक रिपोर्ट दी है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में और बोला है कि वित्त वर्ष 2023-24 में 6% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था और अगले 5 सालों में औसत 6.8% तक की ग्रोथ दर्ज कराई जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था में। और अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसओ ने क्या कहा था। एनएसओ ने कहा था कि जो चालू वित्त वर्ष है 2022-23 उसमें जो अर्थव्यवस्था थी उसकी वृद्धि दर 7% दर्ज करी गई थी। ये बात कही गई थी नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ के द्वारा। ठीक है। और अब क्रिसिल भी क्या कह रहा है। क्रिसिल भी कह रहा है कि 2023-24 के लिए जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 6% की दर से बढ़ेगी। क्रिसिल यानी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और ये भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में काम करती है। और इसकी कई सारी शाखाएं आपको विदेशों में जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, पोलैंड, चीन, हांगकांग और अर्जेंटीना में भी मिल जाएंगे। अब इसका जो काम है वो क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो है कंपनियों, संगठनों, बैंकों के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रदान करने का काम करती है। साथ ही गुडविल, जो ये संगठन है जो काम कर रहे हैं, कंपनियां हैं, उनके गुडविल क्या है, बाजार में हिस्सेदारी, बोर्ड के आधार पर कमर्शियल संस्थाओं को क्रेडिट योग्यता का मूल्यांकन भी इनके द्वारा किया जाता है। 2016 में जो क्रिसिल है उसने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रेटिंग की भी शुरुआत करी है और क्रिसिल का मुख्यालय हमें मुंबई में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के बारे में, जिसमें पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा करी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से। BSF के जो पूर्व अग्निवीर हैं, अच्छा अग्निवीर क्या है वो भी समझ लो। तो अग्निवीर एक ऐसी योजना थी जो जून 2022 में स्टार्ट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें 17 to 21 एज ग्रुप के जो युवा हैं वो 4 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर सेना में काम कर सकते हैं, उनको अग्निवीर बोला जाता है। ठीक है। अब क्या करा जा रहा है, तो जो सीमा सुरक्षा बल है उसमें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा करी गई है। 10% आरक्षण दिया जाएगा और ये बोला जा रहा है कि इसमें जो है उनकी आयु सीमा में छूट मिलेगी और साथ ही उनका जो फिजिकल एग्जाम होता है उसमें भी इनको छूट दी जाएगी। अग्निवीरों का जो पहला बैच है उसमें जो पहला बैच आएगा उसमें 5 साल की छूट होगी और उसके बाद जो भी बैच आएंगे उसमें 3 साल की छूट उनको दी जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गगनयान मिशन के बारे में। हमने जैसा कि सुना भी था कि एक गगनयान मिशन चलाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो ये देखो जो गगनयान है इसके 4 अर्बोट मिशन है। ठीक है। तो जो पहला अर्बोट मिशन है उसको मई में लॉन्च कर दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है भारत सरकार के तरफ से। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो भारत की जो क्षमता है उसको प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें जो है भारतीय लॉन्च वाहन का उपयोग करके मानव को निम्न ध्रुवीय मंडल में लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद उसको सुरक्षित वापस लाया जाएगा। ठीक है ना। और इसके लिए 4 अर्बोट मिशन शामिल किया गया है और पहला मिशन 2023 में, मई 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। अच्छा, इस मिशन के तहत आपको ये बता दें कि मानव रेटेड लॉन्च वाहन प्रणालियों का परीक्षण कर लिया गया है। मंच परिचालन जो प्रणाली सिस्टम है उसका भी परीक्षण कर लिया गया है। क्रू एस्केप सिस्टम का की जो डिजाइन है उसको तैयार कर लिया गया है। यानी पूरी तरीके से जो पहला गगनयान अपना पहला उड़ान भरने के लिए तैयार है और जिसको मई 2023 में कंप्लीट कर लिया जाएगा।
ये जो गगनयान मिशन है, ये इसरो और अंतरिक्ष विभाग दोनों के द्वारा मिलकर करा जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक क्रू मॉड्यूल डिजाइन करना और उसको विकसित करना, ऑर्बिट में एक चालक अंतरिक्ष वाहन लॉन्च करना, दल के सदस्यों के लिए जीवन सहायक और अन्य आवश्यक सिस्टम प्रदान करना और मिशन के बाद यात्री मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से वापस लाना। ये चारों चीजें शामिल है इसमें और इसका उद्देश्य है, और दोनों एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं इस पे, इसरो और अंतरिक्ष विभाग। साथ में ही इस पूरे प्रोग्राम में 10,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है और 10,000 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। और ये भी बोला जा रहा है कि इसका उद्देश्य 2024 के अंत तक पहली चालक यात्रा को लॉन्च करना है। मतलब अभी सारी इसकी डिटेलिंग कर ली गई है, सारा जो इसका सिस्टम है वो तैयार कर लिया गया है, ट्रेंड कर लिया गया है, परीक्षण कर लिया गया है, और अब जो है तैयारी कर दी गई है कि पहला ऑर्बिट मिशन मई में स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं भूटान के बारे में, क्योंकि भूटान को संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है। देखिए, कतर के दोहा में 9 मार्च को एक सम्मेलन हुआ है, एलडीसी शिखर सम्मेलन जिसका नाम है, और इस शिखर सम्मेलन में ही भूटान को एलडीसी की सूची से बाहर कर दिया गया है, यानी सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है। 1971 को पहली बार भूटान को जो एलडीसी समूह है इसमें शामिल करा गया था। भूटान ने 2021 में अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई सारी पॉलिसीज बनाई थी, ठीक है, और ये देखा गया है कि भूटान की अर्थव्यवस्था जो अंतिम 20 साल है उसमें 8 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। और इसके साथ साथ भूटान ने भारत को हाइड्रो पावर भी निर्यात किया है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रो पावर का निर्यात किया गया है भूटान के द्वारा भारत को, जो भूटान की अर्थव्यवस्था में 20% का योगदान करता है। और साथ ही भूटान ने ब्रांड भूटान की स्थापना करी है, जो उसके स्थानीय बाजार और उसके जो स्थानीय जो उसकी चीजें हैं उसके बेचने के लिए, निर्यात के लिए, विदेशी व्यापार को आकर्षित करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार 1971 में एलडीसी की श्रेणी को स्थापित करा था, स्पेशली उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को चिन्हित करने के लिए जो देश काफी ज्यादा पीछे हैं, ठीक है, अल्प विकसित अवस्था में जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं या जहां पर प्राथमिक जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी श्रेणी में 46 देश हैं, जिसमें से अफ्रीका के ही सिर्फ 33 जो कंट्रीज हैं वो शामिल है, जिसकी लिस्ट यहाँ पर लिखी गई है जो आप देख सकते हैं। और एशिया के 9 देश हैं, उनके नाम हम देख लेते हैं वो कौन कौन से देश हैं जो एलडीसी की जो श्रेणी है उसमें शामिल थे। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, लाओ जनतांत्रिक गणतंत्र, म्यांमार, नेपाल और तिमोर लेस्ते और यमन, जिसमें से अभी भूटान क्या हो गया है, बाहर निकल गया है। यानी अब एशिया के कितने देश हो गए हैं, तो 8 देश हो गए हैं। कैरेबियन जो क्षेत्र है वहां से एक ही देश है, हैती, और प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है वहां से किरिबाती, सोलोमन द्वीप समूह और टुवालू है। अब हम बात करेंगे कि जो एलडीसी सूची है उसमें स्नातक होने का मतलब क्या है। यहाँ पर स्नातक का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार के लिए वो जो देश है वो तैयार हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापार बढ़ेगा, उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो सुधरेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधरने से क्या हो जाएगा कि जो विदेशी व्यापार है या विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो आकर्षित होंगे वहां पर काम करने के लिए। और साथ ही जो भूटान है, अगर हम भूटान के बारे में सिर्फ बात करें तो भूटान की जो प्राकृतिक सुंदरता है और जो उसकी संस्कृति है वो लोगों को आकर्षित करती है पर्यटन के लिए। और इस आर्थिक विकास के लिए स्नातक का मतलब ये भी है कि आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए और गरीबी को कम करने के लिए और साथ साथ में जो प्राथमिक सुविधाएं हैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराने के लिए, विकसित करने के लिए भूटान जो है काम कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के बारे में, जिसके तहत जो भारत का इस्पात मंत्रालय है उसने कंपनियों के साथ समझौता किया है, हस्ताक्षर किए हैं। और 17 मार्च को नई दिल्ली में लगभग 27 कंपनियों के साथ कुल 57 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करा गया है इस्पात मंत्रालय की तरफ से और कंपनियों के बीच में, जो स्पेशली 14 फील्ड में काम करेंगी और साथ में ही 2 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में इस योजना को लॉन्च करा गया है।
जैसे ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल, स्पेशली जो स्पेशलिटी जो स्टील है उसके क्षेत्र में काम करने के लिए एक योजना बनाई गई है जिसका नाम दिया गया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आईएनएस द्रोणाचार्य के बारे में, जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है 16 मार्च को केरल के कोच्चि में। जो प्रेसिडेंटी कलर पुरस्कार है उसकी स्थापना 27 मई 1951 को हुई थी और ये स्पेशली ये जो प्रेसिडेंट कलर है वो स्पेशली राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट सेवा देने के लिए किसी सैन्य इकाई को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। और स्पेशली ये देखा जाता है कि जो पिछला 25 साल है, 25 साल में उसने कैसी सेवा करी है और उसका क्या योगदान रहा है सैन्य सेवा में, तो उस इसलिए ये जो प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार है ये प्रदान करा जाता है। आईएनएस द्रोणाचार्य के बारे में बात करें तो ये केरल के कोच्चि के कोच्चि में भारतीय नौसेना का एक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है आईएनएस द्रोणाचार्य, जो भारत के प्रसिद्ध योद्धा और शिक्षक द्रोणाचार्य के नाम पर जिसका नाम रखा गया है। अच्छा, ये जो आईएनएस द्रोणाचार्य है इसको कमीशन कब किया गया था, तो 1989 में इसको कमीशन किया गया था और स्पेशली जो नौसेना कर्मी है उनको प्रशिक्षण देने का काम ये करता है और स्पेशली सागर प्रहरी के रूप में भी इसको जाना जाता है। और हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रों के लिए जो हम देखते हैं ना कि जो नौसेना अभ्यास चल रहे हैं तो उसमें भी प्रशिक्षण देने का काम इसके द्वारा किया जाता है। और ये बिल्कुल आधुनिक तकनीकों से लैस है, अनुसंधान का काम भी करता है और जो इसकी विकास गतिविधियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। किसको? आईएनएस द्रोणाचार्य को। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जो राज्य मंत्री हैं उनके बारे में, जिन्होंने ये कहा है कि अप्रैल के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के लिए एक रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा, ये बात कही गई है। और ये भी बोला गया है कि क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर है वो काफी ज्यादा से बढ़ रहा है और हम देख भी रहे हैं कि कल भी हमने GPT-4 के बारे में बात करा था, जो एक तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर काम करता है। और साथ में ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है इसका संभावित व्यापार बाजार काफी ज्यादा बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, तो उस बात को ही ध्यान में रखते हुए भारत के आईटी राज्य मंत्री की तरफ से ये बोला गया है कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। किसके लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के लिए। अब हम बात यहाँ पर करेंगे इंडिया एआई के बारे में। इंडिया एआई क्या है? तो द नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म है, एक तरीके का प्लेटफॉर्म है ये, जिसको लॉन्च कर दिया गया था 2018 में। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ में नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी जो कंपनी की एक संयुक्त इनिशिएटिव के रूप में इस पर काम किया जाता है। इसका जो उद्देश्य क्या है? स्पेशली जो इंडस्ट्रीज हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्टार्टअप्स हैं, सरकार को एक साथ लाना है और एक तरीके से एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, इकोसिस्टम बनाना है, जिससे कि सही तरीके से और आसानी से एआई से रिलेटेड सभी काम किए जा सके। अच्छा, इसके साथ साथ में जो ये मंच है एआई आधारित समाधानों पर काम कर रहे स्टार्टअप्स और उद्यमियों को फंडिंग करेगा, मेंटरशिप करेगा उनके साथ में और अन्य संसाधनों तक उनकी जो पहुंच है उसको प्रदान करने का काम करता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि जो भी कंटेंट है उसको मैंने सही से आपको प्रोवाइड किया होगा, समझाया होगा। और जो भी कंटेंट है, मटेरियल है, वो टेलीग्राम के लिंक पर डाल दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में, तो वहां पर जाकर आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और डिटेल में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर से मैं मिलूंगी कल अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में। मैं हूं नंदिनी सिंह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।